हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर है। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हम ऑलरेडी 2 वीडियो लेके आ चुके हैं, मतलब 2 डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के, बेसिक इकोनॉमिक्स का और सोशल सिक्योरिटी का। और आज ये हमारा तीसरा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है जो कि है इकोनॉमिक सर्वे। बेसिक इकोनॉमिक्स से या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स से काफ़ी अलग टॉपिक है। क्यों अलग है? आपने अक्सर किसी भी टाइप का अगर पेपर दिया होगा, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी सीडीएस हो, या ईपीएफओ का ही एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपने दिया होगा एसएससी एमटीएस भी दिया हो, आरबीआई ग्रेड भी दिया हो, तो इकोनॉमिक्स से जो भी करंट टॉपिक्स होते हैं ना, उसके क्वेश्चंस आते हुए दिखते हैं आपको, और आपको समझ में नहीं आता यार मैंने सारी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं इसका आंसर नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मुझे इसका आंसर नहीं पता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से आए होते हैं। वो आंकड़े पूछता है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार ने दिए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे है क्या? क्या मैं बनाता हूँ इसको, या फिर क्या ये यूपीएससी बनाती है इसको? नहीं, इकोनॉमिक सर्वे खुद भारत सरकार बनाती है। इकोनॉमिक सर्वे में ये पता चलता है कि पिछले साल में भारत का क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है, क्या आंकड़े हैं, फिगर्स क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है ये लास्ट ईयर का। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा प्रोजेक्शंस भी दिखाता है फ्यूचर को लेकर के, आंकड़े भी दिखाता है, फिगर्स भी दिखाता है कि क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन होने वाला है हमारे जीडीपी का, या फिर और भी कई चीज़ों का। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है, और आज की क्लास इसी के ऊपर है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, ये किताब है जो एक्सक्लूसिवली नोवर निखिल चैनल पे ही है, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है नोवर निखिल, उसी पे सिर्फ आपको मिलेगी। आप जा करके फॉलो कर लो टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, और ये बहुत एक्सक्लूसिव है। 414 पेज का इकोनॉमिक सर्वे, और ये सिर्फ और सिर्फ 55 पेज का आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 55 पेज का इकोनॉमिक सर्वे तो है, लेकिन इसमें 5-6 पेज तो फालतू ही हैं। तो 49-50 पेजेस में ही हमने 4 से 14 पेजेस के सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े डाल दिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, और ये जो कंटेंट है, जो ये पीडीएफ है, ये लिखा गया है सीए पूजा मिश्रा द्वारा, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड भी हैं प्रीलिम्स 2022 में। तो ये वेल क्वालिफाइड लोगों द्वारा ही लिखा गया है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का मतलब है आईएएस का एग्जामिनेशन जो होता है प्रीलिम्स, उसको क्रैक किया इन्होंने। तो वो हमारे कंटेंट को डिज़ाइन कर रही हैं। बाकी पीडीएफ भी उन्होंने किया था, इकोनॉमिक सर्वे भी वो उन्होंने किया है। तो आज के इस वीडियो में इस पीडीएफ के ऊपर ही बात होगी। ये हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सीडीएस की कर रहे हो, या फिर एफकेट की भी कर रहे हो, और ये सारे एग्जामिनेशंस कवर्ड हैं। और ये सारे एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक सर्वे आता है। यूपीएससी ईपीएफओ तो हमारा मेन एग्जामिनेशन है ही, साथ में एसएससी सीजीएल, यूपीएससी सीडीएस, स्टेट पीसीएस, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपका एफकेट भी हो, सबके अंदर इकोनॉमिक सर्वे का कुछ ना कुछ आता ही है। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स। ये हमारे 12 के 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरा इकोनॉमिक सर्वे। क्या है चैप्टर मैंने बनाए हैं? नहीं, ये सारे के सारे चैप्टर्स भारत सरकार खुद देती है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसी के अंदर ये 12 के 12 चैप्टर होते हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स में ही डिवाइड करके हमने अपना भी नोट्स बनाया है। अब इसको हम लोग सिंगल पेज पे कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, वरना होगा क्या कि 2 पेज एक साथ देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे मेल लिख रहे थे, डाउट पूछ रहे थे कि टेलीग्राम के ऊपर में करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं आ रही है 7-8 दिन से, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, डेली क्विज तो होता ही है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स रेडी कर रहे थे। तो मंथली करंट अफेयर्स रेडी हो चुका है और वो आपको जल्दी मिलने वाला है, और मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स फिर से रिज्यूम हो जाएगा, फिर से आपको मिलने लगेगा। तो टेलीग्राम पे आपने नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लो, आपको अपने आप ही चीज़ें पता चल जाएंगी मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है ये है प्रीफेस। ये कोई चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये बस प्रीफेस ऐसे दिया गया है ताकि एक लेआउट पता चल जाए इकोनॉमिक सर्वे का कि क्या है। तो देख लेते हैं आंकड़े यहाँ पर क्या दिए गए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ कि इंडिया के 75वें साल हो चुका है इंडिपेंडेंस का। आपको पता ही है कि 75 साल इंडिया को हो चुके हैं आज़ादी के, और जो आगे आने वाले 25 साल हैं, जब तक 100 साल नहीं हो जाता आज़ादी का, तो उसको हम अमृतकाल कह रहे हैं। ठीक है, और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है मेजर्ड इन करंट dollars. The nominal GDP of India will be around 3.5 trillion. In real terms, the economy is expected to grow at 7% for the year ending March 23. This follows an 8.7% growth in the previous financial year. देखिए 8.7% जो ग्रोथ है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है हमारा जीडीपी। ये जो हमारा 7% है ये हमारा एक्सपेक्टेड है। जो अब आगे आने वाला साल है उसके अंदर हमारा 7% का टारगेट है। 3.5 ट्रिलियन की हमारी नॉमिनल जीडीपी है।
ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। मैंने अपने बेसिक इकोनॉमिक्स के वीडियो के अंदर आपको जीडीपी तो समझाया था, बट ये नहीं बताया था कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिक इकोनॉमिक्स के 3rd लेक्चर के अंदर इसको मैं डिटेल में कवर करूँगा, बट अभी आपको ऐसे ही कवर कर लेता हूँ। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझना बस इस तरीके से आप समझ के चलो कि सपोज़ करिए कि जो तेल है जो हम लोग भरवाते हैं हमारे बाइक में, कार के अंदर, वो 100 रुपये लीटर था 2011 में, ठीक है। और आप अपनी बाइक में या फिर अपनी गाड़ी में 5 लीटर तेल भरवाते थे, तो 500 रुपये का तेल भरवाते थे, ठीक है। तो 500 रुपये जीडीपी हो गया आपका, ठीक है। हम एक देश को ऐसे काउंट करके चलते हैं, तो उस हिसाब से आप लेके चलिएगा, तो 500 रुपये आपका जीडीपी हो गया। प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब हो चुके हैं 2020, 10 साल बाद आप क्या कर रहे हो कि तेल कम भरवा रहे हो, 3 लीटर। क्यों? क्योंकि भाई तेल के दाम 200 रुपये लीटर हैं, तो 3 × 2 हो गया 6, तो 600 रुपये आपकी जीडीपी हो गई। जीडीपी दिखने में तो 600 रुपये हो गई, ऐसे देखा जाएगा कि 100 रुपये जीडीपी आपकी बढ़ गई 10 साल में, बट आप असलियत में देखोगे तो जीडीपी आपके प्राइस की वजह से बढ़ी है, इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि प्राइस में इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है, क्वांटिटी तो बल्कि कम हो गई है, एक तरीके से कम हो गई है आपकी जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होगा? रियल जीडीपी होगा कि हम बेस ईयर को काउंट करें, यानी वही रेट लगा दें और डेट अभी का हो, यानी अभी की क्वांटिटी हो। तो अभी का जीडीपी कितना निकलेगा? 300, तो हम कहेंगे कि जीडीपी कम हो गया। तो ये रियल जीडीपी है, बेस ईयर लिया जाता है। तो 2011 को बेस ईयर रख करके जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल जीडीपी होती है, और करंट एक्सचेंज रेट के ऊपर, करंट रेट के ऊपर कर रहे होते हैं तो वो होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। तो आपको समझ में आया, ये 3.5 ट्रिलियन जो है ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी नहीं है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नीचे क्या लिखा हुआ है? द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिलो 6%। 6% से नीचे रहा है आपका इन्फ्लेशन। ये पिछले साल का है ना, ये इन्फ्लेशन रहा है पिछले साल का है, अभी फ्यूचर का नहीं प्रेडिक्शन है इसके अंदर कुछ भी। द होलसेल प्राइस आर राइजिंग एट रेट बिलो 5%। होलसेल प्राइस क्या होता है कि जो होलसेलर होता है वो जिस प्राइस में प्रोडक्ट बेचता है उसको होलसेल प्राइस बोलते हैं। सपोज करिए मैन्युफैक्चरर है, 5 रुपये में उसने होलसेल वाले को बेचा, होलसेल वाला 10 रुपये में ट्रेडर को बेच रहा है, तो 10 रुपये हमारा होलसेल प्राइस हो चुका है। समझ में आया आपको? तो वही है आपका होलसेल प्राइस आर राइजिंग एट बिलो 5%। तो एक ठीक बात है, 5% से कम रेट से ये राइज कर रहा है। ऑल्दो हाई ऑयल प्राइस दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट इन्फ्लेटेड इंडियाज इम्पोर्ट बिल कॉज द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट टू बलून, बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेवल्स आर कंफर्टेबल एंड एक्सटर्नल डेप्ट इज लो। ये आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। एक तो आपको समझ में नहीं आएगा ये मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। और एक्सटर्नल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब है बाहरी कर्जा, जो हम कर्ज लिए हुए हैं बाहर किसी देश से, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, यानी रिजर्व कितना है, बाहर की करेंसी कितनी पड़ी हुई है हमारे पास, यूएस डॉलर कितना पड़ा हुआ है, तो अभी हमारे पास 600 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पड़ा हुआ है, या अप्रॉक्सीमेटली 600 पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब, रिजर्व कितना रखा गया फॉरेन एक्सचेंज। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट आपको नहीं पता चल रहा होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, पहले डेफिसिट ही समझ लीजिए। डेफिसिट मतलब डेफिशिएंसी, एक तरीके से आप लेके चलिए, मतलब जितना आपको मिल रहा है वो कम है जितना आप दे रहे हो, तो वहाँ पे डेफिसिट होता है, यानी वहाँ पे आपका गिरावट है, डेफिशिएंसी है। समझ में आया आपको? जैसे कि आपने मेरे को 100 रुपये दिए लेकिन मैंने आपको 110 रुपये दिए, तो 10 रुपये का डेफिसिट हो गया है। समझ में आया आपको? तो मेरा डेफिसिट हो गया। लेकिन ये जो पैसे का आदान प्रदान आपके मेरे बीच में हुआ है, अगर ये ट्रेडिंग की वजह से है, ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो ये ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, ठीक है। तो अगर भारत का जो इंपोर्ट है, यानी भारत जितना सामान बाहर से मंगवा रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से जो हम बेच रहे हैं, तो वहाँ डेफिसिट होगा। लेकिन हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग जाएं तो क्या होगा, तो सरप्लस हो जाएगा, तो ट्रेड सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। तो मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस क्या है, यानी सर्विसेज के बारे में नहीं, मर्चेंडाइज मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो बेचा गया है। गुड्स का भी छोटा टर्म है, जैसे गुड्स बड़ा टर्म है, मर्चेंडाइज उसका छोटा टर्म है। गुड्स तो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो सामान बेचा गया है उसको हम मर्चेंडाइज बोलते हैं। यानी जो सामान बेचा गया है बाहर के देश में, यानी एक्सपोर्ट जो हमने किया है, और जो सामान खरीदा है, उसके बीच में इंपोर्ट अगर ज़्यादा है तो जो वो अंतर आता है उसको हम लोग डेफिसिट कहते हैं। तो मर्चेंडाइज से रिलेटेड है, तो इसलिए मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा।
समझ में आया आपको? तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि पिछले साल तेल के दाम बढ़े। आपको पता ही यूक्रेन वॉर हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़े। तेल के दाम बढ़ने से क्या हुआ आपको समझ में आया? ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। क्यों? क्योंकि तेल के रेट बढ़ गए, तो जो हमारा इंपोर्ट है, जो हम खरीद रहे थे, उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली जब हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसके लिए ज़्यादा पैसा देंगे तो अंतर बढ़ गया ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का। और इंपोर्ट बिल बढ़ने से क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से हमारा फॉरेन रिजर्व तो है वो कम हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और हमारे पास बाहरी कर्ज भी नहीं है, यही लिखा हुआ है। समझ में आया आपको? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको क्यों नहीं फर्क पड़ा इससे। तो ये दो हमारा पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी था और एक्सटर्नल डेब्ट भी लो था। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आप हल्के मत लीजिएगा, ये प्रीफेस इतना सा है ना, सिर्फ आपको मैं दिखाता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में कितना बड़ा पार्ट है। आप एक बार देखिए, ये आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे आपको दिख रहा होगा, ये 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है इसके अंदर। देखो 12 चैप्टर दिया हुआ है। प्रीफेस देखो 1 2 3 4 5 पेजेस का है, वहाँ पे 1 पेज का प्रीफेस है। और जो मैंने आपको बताया ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं हवे से कुछ भी बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75th ईयर हो चुका है, जीडीपी के बारे में लिखा हुआ है, 7% जो आपका है एक्सपेक्टेड है, देख रहे हैं, 5% जो आपका है वो होलसेल प्राइस वाला है। सब चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं लिखा गया है और मैं आपको ज़बरदस्ती या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आया ना आपको? तो ये काफ़ी क्रक्स इन्फॉर्मेशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये अमृत काल का ही लिखा हुआ है, 25 साल जो है, जो आगे आने वाले 25 साल है, ये अमृत काल है, यही कहा गया है। तो मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं ना, इसी के बारे में बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड्स अ डिटेल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, पूछ सकता है कि क्या है इकोनॉमिक सर्वे। और जो एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट जहाँ लिखा होगा ना वही आपको चूज़ करना है, क्योंकि ये वर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे की ही है। डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। क्या क्या चीज़ है? फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अनएम्प्लॉयमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ का इसके अंदर होता है। फॉर द ईयर, ठीक है, विथ फॉरकास्ट ऑफ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया आपको? फॉरकास्ट भी करता है, प्रिडिक्ट भी करता है, आंकड़े भी बताता है, और हमारा पिछले साल जो जो हुआ उसको भी बताता है। रिलीज अ डे बिफोर बजट इन द पार्लियामेंट। ये सब इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। एसएससी, एमटीएस और सीजीएल के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन सबसे, कि आपका बजट जो पार्लियामेंट में पेश होता है उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट रिलीज करता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसके ऊपर बनता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग असली चैप्टर 1 पे। प्रीफेस को हमने देख लिया। ये चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022-23 रिकवरी कंप्लीट। ठीक है, रिकवरी कंप्लीट मतलब कोविड से जो हमारा रिकवरी था वो कंप्लीट हो चुका है, ये जताया गया है यहाँ पे। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन पीपीपी टर्म्स। परचेज पावर पैरिटी में आपको बता चुका हूँ, बेसिक इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। परचेजिंग पावर के अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है मार्केट एक्सचेंज रेट पे। मार्केट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, वैसे जो भी टर्म्स है ना जो आपको नहीं पता चल रहे हैं, इसी चैप्टर के एंड में की टर्म्स दिए गए हैं, जो भी ऐसे ऐसे टर्म्स हैं उन सबको वहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो मार्केट एक्सचेंज रेट का मतलब है कि इंडियन करेंसी का जो भी मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा होगा फॉरेन करेंसी में, यूएस डॉलर में, उसी को लिखा गया है। ठीक है, डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डेप्रिसिएशन ऑफ मोस्ट करेंसीज, वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एटसेट्रा वर्ल्ड वाइड, इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एट 6.5 to 7%। सबसे पहले तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यार, अभी तो आपने बताया था 8.7 था, देखो यहाँ पे 8.7 लिखा होगा, है ना, कि 8.7 था पिछले साल में, अब ये तो आप उल्टा बता रहे हो। अरे 8.7 उसके भी पिछले साल में था, लास्ट ईयर आपका यही रहा है 6.5 to 7%। ठीक है, अब इसके अंदर आपका समझ में नहीं आ रहा होगा एक लाइन जो कि समझना जरूरी है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? तो आपको सिंपल है, मैं ट्रेड डेफिसिट बताया था, क्या कमी है ट्रेडिंग में, जो ट्रेड हो रहा है ना गुड्स का, उसके अंदर। लेकिन जब हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हैं तो टोटल सम जो होता है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसको हम लोग देखते हैं। तो टोटल सम है इंपोर्ट वो ज़्यादा है,
एक्सपोर्ट से, तभी डेफिसिट है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता तो ये थोड़ी लिखा होता, सरप्लस लिखा होता, तब वो सरप्लस हो जाता। तो आपको समझ में आया कि ट्रेड डेफिसिट के जैसा ही ये भी है करंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट का एक पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हिस्से होते हैं। समझ में आया आपको? तो करंट अकाउंट डेफिसिट का भी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो देखो ये लिखा है, डिस्प्लाइट इन्फ्लेशन जो है, इतना इन्फ्लेशन का प्रेशर है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी हमारी करेंसी इतनी कम हुई है और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइड हुआ है, यानी बड़ा है। इंडिया स्टिल इतना परसेंट हमारा ग्रोथ हुआ है, ये इसमें कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अ ग्लैंस ओवर ग्लोबल शॉक दैट इज अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट किए हैं उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो ग्लोबल लेवल पे ऐसी दो घटनाएं, ये दो है जो हुई है जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, सबसे पहला कोविड-19, उसके बाद है रशिया यूक्रेन वॉर। अब हम दोनों को देखेंगे कि क्या क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अब हर एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, एविएशन सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा कोविड-19 का, जो कि 2.5% था जीडीपी का, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और टूरिज्म जो कि 9.2% था जीडीपी का, सीधा ये कम ही हो गया हमारा, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी हमारा जो आवागमन था वो ख़त्म हो गया एविएशन सेक्टर का, और जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो तो ज़ीरो ही हो गया था, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर सिर्फ बाहर से नहीं आता है, देश के अंदर भी लोग घूमते हैं, और 9.2% बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एकदम ठप पड़ गया। इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा और इसका नेगेटिव भी कहा जा सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर जो कि 6.5% था जीडीपी का, भाई वो 10% बढ़ गया। समझ में आया आपको? लेकिन इसके वजह से प्रेशर भी बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क के ऊपर। इसके बाद इंडियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो कि 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, सिर्फ अमेरिका और चाइना के पीछे हम लोग, ये भी एक क्वेश्चन है। इसका डिमांड स्लो हो गया क्योंकि मूवमेंट ही नहीं रहा, तो तेल का भी डिमांड कम हो जाएगा ना। जब गाड़ियाँ ही नहीं चल रही हैं तो तेल कौन खरीदेगा, जब लोग ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हर एक चीज़ का डिमांड भी यहाँ पर कम हो गया, स्लो हो गया। ठीक है, फूड और एग्रीकल्चर, ऑनलाइन फूड ग्रोसरी प्लेटफॉर्म हैवीली इम्पैक्टेड एज स्टॉपेज ऑफ लॉजिस्टिक्स। मतलब जब हम लोग कोविड के स्टार्टिंग के फेज में थे, बाद में तो अलाउ हो गया था, स्टार्टिंग के फेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। जो डिलीवरीज बॉय हैं या डिलीवरी बेस्ड कंपनीज हैं, ऐप्स हैं, इन सब के ऊपर एकदम से ताला जैसा लग गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हुआ, क्या क्या फ़र्क पड़ा। तो रशिया यूक्रेन वॉर में हमारा इम्पैक्ट हुआ एनर्जी ट्रेड, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा एनर्जी ट्रेड होता है रशिया से। क्या लिखा है, एज बोथ आर मेजर कमोडिटी प्रोड्यूसर्स। कौन बोथ, ये रशिया और यूक्रेन। मेजर कमोडिटी का मतलब क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। सबसे बड़ा कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर होता है तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर होता है, और ये दोनों का मेजर प्रोड्यूसर में से एक है यूक्रेन और रशिया। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, आखिर हुआ क्या उसके अंदर, उसमें हुआ ये कि तेल के दाम बढ़ गए। तेल के दाम बढ़ने से शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ गया, और अगर मान लो तेल ही शिप हो रहा हो तो तेल तो बढ़ा ही, शिपिंग भी तेल से होती है, वो भी बढ़ा, तो समझ के चलो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। समझ में आया आपको? इसके अलावा सर्विस एंड ट्रैवल के अंदर भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि वॉर हो रहा था तो उनका एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते थे, वो खुद तो नहीं कर सकते थे, इंडियंस भी नहीं कर सकते थे, हमारी फ़्लाइट्स वहाँ से नहीं जा सकती थी, तो लॉन्गर रूट लेना पड़ता था। समझ में आया आपको? इसके अलावा जो पानी का रास्ता है वहाँ से वो भी बंद हुआ, तो हमारे पानी के भी ट्रेड बंद हो गए। तो ये सारी चीज़ें हुई, इस वॉर की वजह से हमको लॉस हुआ। ठीक है, काफ़ी रेवेन्यू लॉस हुआ। इसके बाद लेड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, भारत का इन्फ्लेशन बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा इसका हाथ था, और आरबीआई ने कहा यह है कि 6% से भी ऊपर हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो आप ये समझ के चलिए कि किसी भी देश का 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट नहीं होना चाहिए। 6% से ऊपर होते ही ये एक डेंजर सिग्नल है। भारत में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, किसी भी देश में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा अगर वो कंट्री का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड अगर कोई कंट्री है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है, तो कोई एफडीआई नहीं होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती ही नहीं है, ना ही वहाँ के स्टॉक मार्केट में और ना ही वहाँ के जनरल मार्केट में। आपको समझ में आया? अब लिखते हैं कि इंडिया इससे डील कैसे कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ इंडिया इज डीलिंग विथ इट, कि आखिर इंडिया कैसे डील कर रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के साथ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है,
इंडियन करेंसी फेसिंग डेप्रिसिएशन ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर का है, उसकी पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी की पावर कम हो रही है। निर्मला सीतारमन ने भी लाइन बोली थी और बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी, बहुत मीम्स बने थे उनके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही सही है। इसको हम लोग अच्छे से एक बार नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इसको एक और बार एक्सप्लेन किया गया तो वहाँ पर देखेंगे। लेकिन आप इस हिसाब से अभी ये समझ के चलिए कि इंडियन करेंसी नीचे गई, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन करेंसी नीचे आ रही है तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर्स हैं हम लोग को महंगे पड़ रहे हैं। जब महंगे पड़ रहे हैं तो जो भी सामान हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं उसके लिए हमको ज़्यादा रुपए देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा कर्ज बढ़ रहा है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। ठीक है, कर्ज मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। और कैड जो है यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो इसलिए भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता ही है इन्फ्लेशन भी ऊपर है, और इन सभी चीज़ों से इंडिया जूझ लिया क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व था। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, ध्यान से अब सुनिएगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपका क्लियर करेगा बहुत कुछ यहाँ पे। और इसी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का नेक्स्ट पॉइंट है इसका आउटकम। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इंडिया अडॉप्टेड दिस टू फाइट इन्फ्लेशन। RBI has projected headline inflation at 6.8 in financial year 23 outside target range of 6%। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6% से ज़्यादा किसी भी देश की नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट। अगर वो है तो उस देश में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और ऐसे देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है अगर लंबे समय तक इन्फ्लेशन रहता है। तो आपको समझ में आया, जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है 6.8% काफ़ी ज़्यादा है 6% से, जिसके कि नीचे ही हमेशा रहना चाहिए। तो भारत कर क्या रहा है इसके लिए? भारत कर रहा है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होता क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है FD के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, उसको बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, आपको इन्फ्लेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्फ्लेशन का मोटा मोटी बस मतलब आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है कि जिस दर से कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसको कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो बहुत कुछ है, बट मोटा मोटी आपको जो समझना है वो यहाँ पर यही है। तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इन्फ्लेशन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं। मतलब आपको बताया था मैंने कि तेल का दाम बढ़ गया था। आपको याद है, बताया था कि GDP कैसे बढ़ा था। 100 रुपये का 1 लीटर तेल मिलता था तो हम 5 लीटर लेते थे, अब वही तेल 200 रुपये हो गया है। तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ने की वजह से हो गया है। कमोडिटी का प्राइस क्यों बढ़ा? हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ गई हो सकता है कि रॉ मटेरियल महंगा आ रहा हो। तो रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बढ़ने की वजह से, इसका फाइनल इम्पैक्ट तो हमारा गुड्स के जो फाइनल गुड्स है उसके ऊपर पड़ेगा, उसके प्राइस के ऊपर पड़ेगा। तो उसकी वजह से गुड्स का प्राइस बढ़ गया, फाइनल गुड्स का, तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन आ चुका है। ऐसा भी हो सकता है, डिमांड की वजह से भी हो सकता है किसी भी चीज़ का प्राइस ना बढ़ा हो, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया हो। कैसे? जैसे कि आज के डेट में आपने देखा होगा कि होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के डेट में 9% से ऊपर मिल रहा है आपको होम लोन, लेकिन ठीक 1.5-2 साल पहले कितना था इंटरेस्ट रेट आपको पता है? 6.8, 6.7, 6.5 चल रहा था इंटरेस्ट रेट। बहुत कम चल रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन बहुत कम था, मार्केट को बूस्ट करना था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए सस्ते दर पे मिल रहे हैं। लोगों ने लोन लिया यानी उनके पास पैसे आए तो वो लोग मार्केट में लगाएंगे। समझ में आया आपको? क्योंकि पैसे होंगे तभी तो मार्केट में लगाएंगे ना। तो अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं गया एक कार खरीदने के लिए, 10 लाख की कार थी, 10,30,000 भी मांगा तो दे दूंगा। तो कार कंपनी को पता चलेगा कि मार्केट में पैसा इन्फ्लक्स हो रहा है, तो कार के दाम बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन हो गया। किसकी वजह से? डिमांड की वजह से। क्यों? क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको सस्ते में लोन मिल रहा है, दाम बढ़ा दिया डिमांड की वजह से। तो इन्फ्लेशन कई तरीके से बढ़ता है। तो यहां पर ध्यान सुनिए कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करके हम कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या किया है कि जो इंटरेस्ट रेट से आपको लोन मिलता है, जिस इंटरेस्ट से, उसको बढ़ा दिया, तो लोग लोन नहीं लेंगे, जैसे बढ़ चुका है आज के डेट में। और जो स्टॉक्स में आप लोग पैसे लगा रहे थे, मार्केट में पैसे लगा रहे थे, उस पैसे को आप लोग बैंक अकाउंट में रखो, तो इसलिए बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं।
आज के डेट में HDFC 1 से 1.5% इंटरेस्ट बढ़ा चुका है अपने FD का, 7.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ ये 5%, 5.5% था। तो आपको समझ में आया, इन्फ्लेशन इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है इंडिया। यही है हमारी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसी को बोला जाता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कॉन्सेप्चुअली, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है सब चीज़ों का। अब हम लोग देख लेते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा, ये आपको समझ में आ गया, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की गई। इसकी वजह से क्या हुआ, राइज इन बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है, यील्ड्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो जो आपका बॉन्ड होता है, आप बॉन्ड लेते हो तो उसमें क्या है प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। आपको समझ में आया, ये मैं आपको बता चुका हूं कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करते ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इससे क्या होगा आपको पता है, आउटफ्लो ऑफ इक्विटी कैपिटल फ्रॉम मोस्ट इकोनॉमी टू सेफ हेवन मार्केट ऑफ US। समझ में आया आपको। तो ऐसा देश जहां पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, आपने देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी गई, यानी लोगों के हाथ से पैसा दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया कि आप बैंक में पैसा रखो, बैंकों के पास पैसा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा रखे थे, कैपिटल इक्विटी जो रखे थे, लोग इक्विटी में डालने के लिए पैसा रखे थे, वो ऐसी जगह पर डाल देते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट नहीं होता है इतना, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 16.1% के से बढ़ोतरी हुई थी। तो इसकी वजह से आपका यूनाइटेड स्टेट्स का जो करेंसी है वो स्ट्रांग हुई, और हमारी तो वही लेवल था, उनकी स्ट्रांग हुई, जिसकी वजह से हमारी वीक दिखने लगी। आपको समझ में आया, पूरे दुनिया में यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है उसकी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग हुई है इसकी वजह से। इसीलिए आप सुन रहे होंगे कि अब इंडियन रुपीज़ में ट्रेड होगा, या बहुत सारे अलग अलग करेंसी निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है वो बहुत पावरफुल हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन ऑफ अदर करेंसी हो गया, क्योंकि स्टॉक्स में वहाँ पर पैसे लगा रहे हैं लोग, वहाँ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, US डॉलर बढ़ा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें कम हो गई, जिसकी वजह से वही करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ गया, जिसमें वजह से हाई इन्फ्लेशन प्रेशर हो गया है इंपोर्टिंग कंट्री के ऊपर। तो इन्फ्लेशन से स्टार्ट हुआ था, इन्फ्लेशन से एंड हो गया। ये एक सर्कल के जैसा ज़्यादा है, आपको समझ में आया, ये एक विशियस सर्कल है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको समझ में आया कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे भारत आपको इन्फ्लेशन को वो टैकल कर रहा है। अब यहाँ पर देख लो, इसको बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। पेंट अप डिमांड क्या होता है, पेंट अप डिमांड मतलब कि सडनली अर्ज हुआ हो किसी चीज़ का डिमांड। जैसे कि जब कोविड-19 हो रहा था ना, पैंडेमिक, उसके अंदर लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो पर्सनल लोन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेंट अप डिमांड। ठीक है, कैपेक्स डेवलपमेंट, कैपेक्स डेवलपमेंट का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल का डेवलपमेंट, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री का उसको स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ पर इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो 2023 के बजट में हमको समझ में आ गया क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसका मतलब क्राउडिंग इन का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर के आना। किस तरीके से, मार्केट में खुद पैसे लगा करके। सरकार क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि जैसे कि रोड का डेवलपमेंट, पोर्ट्स का डेवलपमेंट में पैसे लगाती है। तो दिखता है जब प्राइवेट कंपनीज को कि सरकार पैसे लगा रही है, और इस वजह से जब प्राइवेट फर्म इकोनॉमी में एंटर करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्राउडिंग इन। ठीक है, क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू बिकॉज ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रही है सरकार, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके अलावा क्या कर रही है, क्राउडिंग इन तो कर ही रही है, इसके अलावा सीजिंग नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs, जो ऐसे PSUs जो लॉस में चल रहे हैं, वो इतने ज़्यादा खास भी नहीं है, उनको बेच रही है, उनको मतलब कि आपका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है उसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कैपिटल डेवलपमेंट जो हो रहा है ना हमारा, उसके लिए पैसा बन रहा है। ठीक है, GST को और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम को बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, कलेक्शन सिस्टम को अच्छा कर रही है, इंप्रूव कर रही है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को देख लेते हैं। थ्रू रिकवरी इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजप्शन। अब हम लोग का दोबारा सब कुछ पटरी पे आ चुका है कोविड के बाद से, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ दोबारा रिज्यूम हो चुकी है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहा है और डोमेस्टिक कंजप्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, धंधा बढ़ रहा है, हर चीज़ बिजनेस बढ़ ही रहा है, तो क्रेडिट का डिमांड, बैंक से कि लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो भी बढ़ रहा है। तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथ मिल रही है।
ठीक है। और जो हमारा एनपी यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी ऐसी चीज़ें, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने लोन तो ले लिया था लेकिन वो भाग गए, भगौड़े हो गया, दिवालिया हो गए, कैसे उधर भाग गया है वो, मान लिया उस तरीके से, तो उसको भी कंट्रोल कर रहा जा रहा है, उसका भी फास्ट रेजोल्यूशन किया जा रहा है आईबीबी द्वारा, ठीक है। इससे भी हमारा फ़ायदा मिला है। तो ये सब चीज़ें जो सरकार कर रही है ना, उसके बारे में है। लेस अट्रैक्शन फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग होता है, यानी बाहर से हमारे देश में लोग पैसा लगाते हैं, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग क्या होती है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो किसी बाहर के आदमी से, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन से पैसे लेती है, वो भी इंटरेस्ट पे, तो उसको नहीं इतना सपोर्ट कर रही। क्यों? क्योंकि राइजिंग यील्ड, जो इंटरेस्ट रेट है वो तो बढ़ रहा है बॉन्ड्स का, आपको बताया ही मैंने, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो सारा इंटरेस्ट रेट का पैसा तो वो लोग ले जाएंगे ना, तो सारा हमारा फॉरेन करेंसी में पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है हमको। तो इस चीज़ वजह से जो हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है उसको हम लोग चाहते हैं कि कम हो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट LFPR, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इससे, ठीक है। और ये होता क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट, तो जो ये क्या होता है, ये आपके की टर्म्स में लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया ना, एक्सप्लेन किया है, यह सब कुछ आपके की टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है, जैसे क्राउडिंग इन, करंट अकाउंट डेफिसिट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, आईबीबी का क्या मतलब होता है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ था ना, सब कुछ यहाँ पे आपका एक्सप्लेन है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स वर्किंग इन पॉपुलेशन, मतलब ऐसे लोग, एक तो हमारे 150 करोड़ की जनता हो गई, उसके अंदर ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं वो लोग 85 करोड़ हैं, और वो ऐसे लोग काम तो कर सकते हैं साथ में इच्छा भी रखते हैं, वो हो गया हमारा LFPR, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इम्प्रूव हुआ है हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट, जिसकी वजह से हमारा डिमांड फॉर गुड्स भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है, स्कीम लाइक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो भी ये सब स्कीम्स है ये सब आई है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 का दी एंड। इसके अलावा चैप्टर 1 के अंदर कुछ भी नहीं है। चैप्टर 2 के अंदर हम आ चुके हैं। PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप सर्च कर लेना नोवर निखिल, 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जहाँ पे होंगे टेलीग्राम पे, उसको आप लोग फॉलो कर लेना।